माया और अखिलेश ने बहुजन राजनीति का किया सत्यानाश। क्या आप इससे सहमत हैं? कभी उत्तर प्रदेश भी तमिलनाडु की तर्ज पर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की राह पर चौकड़ी भरता नजर आ रहा था। मनवादी ताकतें कहने पर मजबूर थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने भी तमिलनाडु का सिंड्रोम अख्तियार कर लिया है। अब यहाँ कांग्रेस और भाजपा की दाल गलना मुश्किल है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों दल हाशिए पर आ गए? 90 का दशक जब कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में अपना जनाधार खो रही थी, तभी भाजपा अपना जनाधार बढ़ाती जा रही थी। भाजपा ने जहां सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाले मुद्दों को अपना हथियार बनाया, वहीं कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष छवि को बसपा ने काफ़ी हद तक डेंट कर दिया। यह दौर था काशीराम जी के राजनीति में उभार का। उन्हें ज्ञात था कि धर्म की चाशनी को बेस्वाद करने के लिए लोगों के अंदर शासन और प्रशासन में भी भागीदारी की भूख पैदा करनी पड़ेगी। उन्होंने नारे बुलंद किए, जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। यह नारा नहीं, क्रांति का बिगुल था। SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक को एकत्र करने का, सत्ता में वह भी पहुंच सकते हैं, विश्वास के संचार का। इस उद्घोष में बहुजन को खुद पर विश्वास करने का एक छिपा हुआ संदेश था और सदियों से पाखंड के भंवर में फंसा कर रखे गए लोगों को अपील करता है कि उनकी दरिद्रता भरी जिंदगी के लिए किसी अलौकिक शक्ति का श्राप नहीं, बल्कि धरती पर इंसान की शक्ल में विचरण करने वाले नरभक्षियों के छल कपट की देन का परिणाम है। हमारे देश में जो लोग खेतों का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं, विंड बना है कि वह स्वयं भूमिहीन है। काशीराम का भान था कि क्रांति के लिए भूखे और भूमिहीन लोग ही आगे आएंगे। यथा उन्होंने नारा बुलंद किया कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। आम जन के मानस पटल पर यह नारा संपत्तियों पर अधिकार होने का आभास कराने लगा। भूमिहीनों को प्रतीत होने लगा कि उनके पास भी अपनी खुद की ज़मीन होगी। खुद के खेत में वह हल चलाएंगे, खुद के खेत में अपना घर बनाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा संचालित किया गया वतनदारी का सपना पूरा हो जाएगा। साहू जी महाराज के समय में बतूलदारी प्रथा चलती थी। खेत के काम के बदले ज़मींदार उन्हें अपने खेत में छप्पर डालकर रहने की अनुमति दे देता था। काशीराम साहब द्वारा दिया गया यह नारा भूमिहीन लोगों को आंदोलित करने के लिए पर्याप्त था। भूमिहीन आंदोलित हुए भी बसपा का जनाधार यहीं से प्रारंभ हुआ। प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कोई न कोई नारा तो गढ़ना ही था। काशीराम जी की राजनीतिक दूरदर्शिता बेजोड़ थी। वह अन्वेषण में विश्वास करते थे। कोई शब्द बोलने से पहले उसे तौलते थे कि इसकी मारक क्षमता क्या है। वह परीक्षण करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिसाइल हम दुश्मनों पर दागने वाले हैं, या मुड़कर या लौट कर वह हम पर ही न वार कर दे। होता भी यही है कि अगर आपका लॉन्चिंग पैड मजबूत नहीं है, तब मिसाइल आगे जाने की बजाय पीछे ही हमला बोल देती है। अंततः एवं उन्होंने अचूक मारक क्षमता का मिसाइल छोड़ा, जो आसमान में गूंजने वाली प्रतिध्वनि के साथ आगे बढ़ रहा था। यथा वोट से लेंगे CM PM, मंडल से लेंगे SP DM। यह मिसाइल ठीक निशाने पर जाकर लगा। मनवादियों के पेट में मरोड़े उठने लगी। इसकी मारक क्षमता इतनी बेजोड़ थी कि 1990 में VP सिंह को भी मंडल के आवरण में अपनी ज़मीन तलाशने की गरज से लंबे समय से बर्फ़ की सिल्ली के नीचे दबाई गई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा करनी पड़ी। काशीराम जी के तर्कस में तीरों की कोई कमी नहीं थी। तर्कस से एक और तीर निकाल कर और छोड़ दिया आसमान में। मनवादियों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। नारा सुनकर और उसकी ऊपर की और बुलंद होती आवाज़ व कोलाहल से मनवादियों के कान बजने लगे। चारों तरफ एक ही अनुगूंज थी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस अकाट्य अस्त्र ने दोनों मनवादी दलों को इकट्ठा कर दिया। दोनों दलों में मतलब कांग्रेस और भाजपा को राम मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद को अनावश्यक लंबा खींचते हुए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल दी। जब धर्मांधता अपने शिखर के प्रचंडता पर थी, तब बसपा अपने शैशव व्यवस्था में थी। फलस्वरूप धर्म की चाशनी में लिपट कर सियासत करने वाले लोगों ने आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं का खूब दुरुपयोग किया। 1991 में पहली बार भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाई। विध्वंस के रथ पर सवार भाजपा ने 6 दिसंबर 1992 को संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया।
उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। मुलायम सिंह यादव के हाथ पांव फूलने लगे। आखिर उन्हें अपनी राजनीति अवसान पर दिखने लगी। काशीराम साहब की दूरदर्शिता और मनोवादियों के सियासी जड़ों में गर्म जल डालने की प्रतिबद्धता ने दोनों बहुजन नायकों को एक मंच पर आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जिस समय पूरे देश में राम मंदिर नाम से अंधविश्वास और अंधभक्ति का चारों ओर बोलबाला था, उस वक्त मनोवादियों की आंखों में आंखें डालकर और उनके सबसे बड़े आराध्य को चुनौती देने का जज्बा साहब काशीराम जी में था। उन्होंने मनोवादियों की सबसे बड़ी ताकत पाखंड और उनके नायक राम के मार्ग में खड़े होकर कहा, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। काशीराम जी समझते थे कि यदि मुसीबत दरवाज़ा खटखटाए तब दरवाज़ा खोलकर खड़े हो जाएं और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें कि मैं तुझसे अधिक ताकतवर हूँ। हे मुसीबत, या तो अपना मार्ग बदल ले या कब्र में आराम करने को तैयार हो जाओ। भाजपा को सत्ता से दूर रखने में वह बसपा सफल हो गई, जो किशोरावस्था की दहलीज पर सिर्फ दस्तक दे रही थी। काशीराम जी रणनीति के हिसाब से बहुत ही परिपक्व थे। वह हमेशा दोहराते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों को मजबूर रखना है, इनमें से किसी को भी मजबूत नहीं होने देना है। यदि कोई भी मजबूत सरकार बनेगी तो वह होगी बहुजन की सरकार। इनमें से किसी एक के मजबूत होते ही बहुजन आंदोलन कमजोर पड़ने लगेगा। शीर्षक की ओर मुख करते हैं। बहन मायावती ने काशीराम की विरासत संभाली। 20-20 ओवर के मैचों में धुआंधार बल्ला घुमाते हुए चौका छक्का जड़ाकर स्कोर बोर्ड को चला मान रखा। परंतु जैसे ही 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार यानी टेस्ट मैच एंट्री लिया, उनकी बैटिंग तकनीकी की सारी खामियां उभर कर सामने आ गई। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का दम भरने वाली पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कीचड़ में धंस गई, जहां से आज तक निकलने का प्रयास जारी है, परंतु वहां से निकलने की बजाय और अधिक गहरे में डूबती जा रही है। खुद तो डूबती जा रही है, बहुजन समाज को भी डूबाने में कोई कोर कसर उठा नहीं रहने देना चाहती है। तब से लेकर अभी तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सड़ी गली लाश को वह अपने कंधों पर ढोती जा रही है। बदबूदार वस्तु को अपने कंधों पर लेकर चलने वाले नेता लोगों को आकर्षित तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। यदि बहन जी काशीराम जी की रणनीति के अनुसार चलती तब वह भाजपा और कांग्रेस दोनों से बराबरी की दूरी और दोस्ती बना कर रखती, लेकिन वह तो भाजपा की तरफ अनुराग और कांग्रेस के प्रति द्वेष की भावना से ओतप्रोत थी। परिणाम भाजपा इतनी मजबूत हो गई कि अब वह सभी विपक्षी को भकोस जाना चाहती है। इस यथार्थता से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि जब बहुमत के सरकार की मुखिया थी तब ईवीएम अपने चरित्रहीनता के गहरे खाई में नहीं समाई थी। भैया टीपू की बात भी होनी चाहिए। टीपू, हाँ वही भैया, अखिलेश ही। मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें प्रचंड बहुमत की सरकार सौंपी थी, जिसे वह आज लुटाए बैठे हैं। इन्हें भी अपनी पहचान का एहसास नहीं है कि यह भी शूद्र हैं, जबकि इन्हीं के आंखों के सामने मुख्यमंत्री आवाज़ धुलाकर बताया गया कि आप एक शूद्र हो, शूद्र। इन पर फर्क कहाँ पड़ने वाला था। मनमौजी लोग हैं, सब घटना शीघ्र हुई, विस्मृत हो जाती है। इनका वही अभिनय अभी भी शुरू है। संगम स्नान की सोशल मीडिया पर फोटो डालना क्या दर्शाता है? यही ना कि आप यथाकथित द्विज बनने का यत्न कर रहे हैं। आपके ऐश्वर्य, ताकत, विवेक के लाभ के लिए मनवादी अंतर्जातीय विवाह स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब भी संबंधी होने का अवसर उपलब्ध होगा आप दुत्कारे ही जाएंगे। आप कोई नई नज़ीर नहीं। जिन्हें आप अपना आराध्य मानते हैं, उन शंकर के साथ भी यही व्यवहार हुआ था। इनके बहुमत में इनका भी यही राज था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम पूरी तरह बदचलन नहीं हो पाई थी। माया और अखिलेश दोनों नेताओं ने अपने तैयार किए गए विकास रूपी योद्धा को चुनावी कुरुक्षेत्र में हमेशा उतारा है, जहां वह दोनों होठ घायल और जबड़ा तोड़े बैठे हैं। फिर भी ऐठन ऐसी की उधरने का नाम ही नहीं ले रही है। इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इसलिए चुनाव नहीं हारे हैं कि आपके कार्यालय में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ।
ताज एक्सप्रेस या लखनऊ एक्सप्रेसवे से आम नागरिकों का क्या लेना देना। संभव है आप दोनों को सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम मिल गई होगी, परंतु किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार को एक्सप्रेसवे से क्या हासिल हुआ। दोनों की हार का सबसे बड़ा कारण ईवीएम तो है ही, लेकिन अकेले ईवीएम ही नहीं है। इनकी आक्रमणीयता, बूथ लेवल का संयोजन, कमज़ोर मुद्दों को चुनावी कुरुक्षेत्र में उतारना, सरकार के पापों पर प्रहार करने से बचना इनकी बड़ी कमज़ोरी है। ईवीएम, निजीकरण, कॉलेजियम, साक्षात्कार, आर्थिक आधार पर आरक्षण बहुजन हिताय के लिए गरल है। गरल जान की बाजी लगाकर प्रचंड विरोध की ज़रूरत है। इन दोनों नेताओं को हलाहल से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। यूरेशियाई नस्लें इन्हें उसी दशा में मत देंगी जब वह सीधे सत्ता की पहुंच से बहुत दूर होंगी। बार बार चुनाव में हारने वाले इन सेनापतियों के दम पर भविष्य में युद्ध जीतने की कल्पना आत्महत्या से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। बहुजन समाज को नए विकल्प पर काम करने की आवश्यकता है। पाखंड का प्रतिकार पाखंड नहीं, अपितु पूर्णाधिकार आंदोलन है। धन्यवाद।